नमस्कार दोस्तों, साथियों, विद्यार्थियों। आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन पोइट की एक कविता है फायर एंड आइस, इसको पढ़ेंगे। फायर एंड आइस को, फायर एंड आइस का सबसे पहले हम टेक्स्ट पढ़ते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर छोटी सी कविता है। कवि कहता है कि some say the world will end in fire, some say in ice। कवि कहता है कि some say, देखो यहां पे ध्यान देने योग्य बात है कि some के बाद में some से लिखा हुआ है। some के बाद में कोई नाउन नहीं है, some के बाद में डायरेक्ट वर्ब है। तो डायरेक्ट वर्ब है, इसीलिए यह डिटरमिनर के रूप में तो है ही है, लेकिन नाउन के रूप में भी है। सम से कोई कहता है, या बहुत कुछ लोग कहते हैं, या बहुत सारे लोग कहते हैं, या समवन सेड। इसमें फिलॉसफी यही है कि सम से कोई कहता है द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि ये जो संसार है ना इसका अंत होगा। वर्ल्ड, संसार, विल, एंड, अंत होगा। किससे होगा? फायर से, आग से। सम से, और कोई कहता है कि इस संसार का अंत किससे होगा? आइस से होगा। आइस, बर्फ से। कवि कहता है, कोई तो कहता है कि वर्ल्ड का एंड फायर से होगा, और कोई कहता है कि वर्ल्ड का एंड आइस से होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, लेकिन कवि कहता है कि फ्रॉम व्हाट आई हैव, मैंने टेस्ट किया है, मैंने मेरा अनुभव जहां पे मैं कहता हूं, तो ऑफ डिजायर, ये जो डिजायर है ना, इच्छाएं हमारी, डिजायर। आई होल्ड विथ दोज, होल्ड विथ क्या है बेटा? होल्ड विथ एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है फेवर या सपोर्ट। तो कवि कहता है कि आई होल्ड विथ, मैं उनके साथ हूं, मैं उनको सपोर्ट करता हूं। किनको? दोज, मैं उनको सपोर्ट करता हूं जो फेवर करते हैं किसको? फायर को। कोई कहता है कि संसार का अंत आग से होगा, और कोई कहता है कि संसार का अंत बर्फ से होगा। लेकिन जहां तक मैंने अनुभव लिया है, व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, मैंने जहां तक अनुभव लिया है, तो मैं समझता हूं डिजायर से इसका अंत होगा। अतः मैं किनके साथ खड़ा हूं? मेरी राय किनके साथ है? दोज हु फेवर विथ फायर, जो लोग फायर को फेवर कर रहे हैं। अर्थात कवि कहता है कि ये जो आग है ना, ये आग ही डिजायर है। ये जो हमारे अंदर डिजायर है ना, हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं, हमारे अंदर जो प्रबल इच्छाएं हैं, हमारे अंदर जो कुछ करने की इच्छाएं हैं, ये इच्छाएं एक दिन क्या करेगी? इस संसार को नष्ट करेगी, अपने आप को नष्ट करेगी, स्वयं को नष्ट कर देगी। मतलब इच्छाएं जो है ना, इच्छाओं को कवि ने कहा इच्छाएं आग की तरह होती है। यदि ये संसार किसी दिन नष्ट होगा तो आग से होगा, मतलब इच्छाओं से होगा। उसका कारण इच्छाएं होगी, उसका कारण डिजायर होगी। ये जो हमारे अंदर विभिन्न प्रकार की डिजायर है, उन डिजायर से संसार का क्या होगा? सत्यानाश होगा, संसार का नाश होगा। और फिर कवि कहता, लेकिन भाई इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि यह घटना दोबारा घटती है, यदि ये दोबारा पेरिश होता है, यदि इसका दोबारा डिस्ट्रॉय होता है। ये संसार एक बार, पहली बार होगा तो आग से होगा, इच्छाओं से होगा। लेकिन यदि दोबारा इसका नाश होता है, दोबारा इसका अंत होता है, तो मैं समझता हूं, मैं समझता हूं, आई नो, मैं जानता हूं, इनफ ऑफ हेट। तो हेट भी क्या है? इस संसार को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। और हेट क्या है? हेट कवि कहता है आइस को, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, उस डिस्ट्रक्शन के लिए, टू से उस नाश के लिए जिम्मेदार कौन होगा? यदि संसार का दोबारा नाश होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आइस होगी। और आइस क्या है? हेट है। आइस क्या है?
हेट, आइस हेट है, घृणा है। हमारे हम जो घृणा करते हैं ना एक दूसरे से, वही आइस है। तो डिजायर और आइस, इन दो चीजों से संसार का नाश होगा, लेकिन यदि पहले नाश होगा तो वो डिजायर से होगा, और दोबारा नाश होगा तो वो आइस से होगा। इट इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, क्योंकि ये जो ग्रेट का मतलब बड़ी, इनफ क्या है, घृणा भी बहुत बड़ी है। क्या करने के लिए, नाश करने के लिए। वुड सफाइस दोबारा नाश करने के लिए। सफिशियंट है, क्या है, घृणा भी सफिशियंट है। देखो अब हम इस कविता को देखते हैं। हमने टेक्स्ट पढ़ा, आशा आपको समझ में आया होगा, और आप मुझे कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये जो कविता है वो अमेरिकन पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। देखो बेटा, जोरदार बात लिखी है। द पोएम, ये जो कविता है, वेरी आर्टिस्टिकली, बड़ी कलात्मक तरीके से अंडरपिन्स, क्या करती है, अंडरपिन्स करती है, मतलब ओपन करती है, मतलब बताती है, मतलब पॉइंट आउट करती, क्या, फिलोसफी, इस फिलोसफी को क्या करती है, पॉइंट आउट करती है। कौन सी फिलोसफी को, दैट वी लेट आवर इमोशंस रूल अस, कि हमें जो इमोशंस, हमारी ऊपर जो हमारी जो भावनाएं हैं, जो हमारी ऊपर राज करती है, हमारी हमें जकड़े हुए हैं, यदि हमने इन भावनाओं को कंट्रोल नहीं किया, यदि हमने इनको कंट्रोल नहीं किया ना, तो ये भावनाएं, दे विल श्योरली डिस्ट्रॉय एवरीथिंग अराउंड अस, तो वो हमें, हमारे जो चारों तरफ जो कुछ भी है उन सबको क्या कर देगी, बर्बाद कर देगी। दिस इज द मेन थीम ऑफ द पोएम। हमारे जो इमोशंस है ना, जो हमारे मन के जो इमोशंस हैं, वो हमारे ऊपर जो रूल ओवर करते हैं, हमारे ऊपर राज करते हैं, वो यदि हमारी इमोशंस, यदि हमने उन पे कंट्रोल नहीं किया ना, हमारी इच्छाओं पे हमने कंट्रोल नहीं किया, तो वो इच्छाएं एक दिन क्या करेगी, डिस्ट्रॉय कर देगी सब चीजों को जो भी हमारे चारों तरफ है। फिर उसके बाद में तीसरी बात है बेटा, पोएम हैज टू सिंबल्स, फायर एंड आइस। पोएम में दो सिंबल है, एक तो फायर है और दूसरा क्या है, आइस है। फायर किसको सिंबलाइज करता है, फायर किसको सिंबलाइज करता है, डिजायर को। किसको, डिजायर को। फायर डिजायर को सिंबलाइज करता है, और आइस किसको, हेट को। आइस किसको, हेट को सिंबलाइज करता है। इसमें लिखा हुआ भी है, मैंने लिखा है, द फायर सिंबलाइजेज डिजायर। डिजायर जानते हो, मैंने बताया, इच्छाएं, प्रबल इच्छाएं, ग्रीड, लालच। और यही इच्छाएं जब ऐसी हो जाती है कि आपके बस में नहीं हो, यही इच्छाएं जब ऐसी हो कि आपके बस में नहीं हो, तो उनको हम बोलते हैं लस्ट। उनको क्या बोलते हैं, लस्ट। लस्ट का मीनिंग होता है कि मुझे तो वो चीज चाहिए ही, चाहे मुझे किसी का मर्डर क्यों नहीं करना पड़े। इसको कहते हैं लस्ट, और इसको कहते हैं वासना। क्या कहते हैं, वासना। और ये वासना, ये डिजायर, ये ग्रीड, यही क्या है, एक दिन इस संसार को नष्ट करेगी। और ये आइस जो है ना, वो किसको सिंबलाइज करती है, हेट को, घृणा को सिंबलाइज करती है। और एक दूसरे के रिलेशनशिप में जो कोल्डनेस पड़ी हुई है ना, मुझे क्या मतलब है यार, मैं मेरे को उससे क्या लेना देना है, मैं बिल्कुल उधर, किसी का पिता दुखी हो रखा है, बेटे को मतलब नहीं है, माता दुखी है, बेटे को मतलब नहीं है, किसी की पत्नी दुखी है, पति को मतलब नहीं है। ये कोल्डनेस है रिलेशनशिप में, ये घृणा है, ये जो मतलब ठंडक है रिलेशनशिप में। क्या बोलेंगे अपन इसको यार, ये आइस ही है, मतलब हम किसी के प्रति कोई इमोशंस नहीं रखें, ये कोल्डनेस ही है, ठीक है ना। तो ये सिंबलाइज करती है कोल्डनेस इन रिलेशनशिप को। फायर एंड आइस। अब देखो, इसका जो मुख्य क्वेश्चन बनता है कंपटीशन लेवल का और नेट लेवल का क्वेश्चन है ये। देखो, फायर एंड आइस, ये जो कविता है ना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, इसका सोर्स बताता हूं मैं आपको। इस कविता को लिखने का इंस्पिरेशन मिला है, दांते साहब है, बहुत बड़े कवि है। दांते साहब का जो एक वर्क है, इन्फर्नो नाम का उनका एक वर्क, लिटरेरी वर्क है, उसके कैंटो 32 से मिली है। इसमें क्या है, विच द वर्स्ट ऑफेंडर्स ऑफ हेल, हेल यानी नरक, नरक के जो ऑफेंडर है ना, बेकार से बेकार, मतलब जो साले देशद्रोही हैं, जो बेकार लोग हैं, वो सबमर्ज्ड अप टू देयर नेक्स इन द आइस व्हाइल इन ए फियरी हेल। वो उस नरक में कहां पे है, उनके नेक तक आइस आ जाती है ना। तो यहां से प्रेरणा मिली है। देखो उसकी लाइनें हैं, इन्फर्नो की लाइनें हैं। इन्फर्नो की लाइन है ये, ए लेक
ए लेक सो बाउंड विथ आइस, एक ऐसी लेक तो आइस से भरी हुई है, इट डिड नॉट लुक लाइक वाटर, उसमें पानी नहीं दिखाई देता है, बट लाइक ए ग्लास, ये कैसी दिखाई देती है, ग्लास की तरह, शीशे की तरह, राइट क्लियर, आई सा, और मैंने क्या देखा वहां पे, एक ऐसी झील जिसमें पानी नहीं दिखाई दे रहा है, आइस ही आइस है, और आइस भी कैसी दिखाई देती है, शीशे की तरह, है ना। मैंने वहां किनको देखा, सीनर्स को, पापियों के पापी गले तक वहां पे डूबे पड़े थे। इस कविता आइस एंड फायर को लिखने की प्रेरणा रॉबर्ट फ्रॉस्ट को यहां से मिली है। अब देखो हम इसकी लिटरेरी डिवाइस की बात करते हैं। तो लिटरेरी डिवाइस की बात करते हैं तो देखो सबसे पहले है राइम स्कीम। इसकी राइम स्कीम क्या है इसकी, ए बी सी और बी सी बी, है ना। और विद आइस रिपीटेड ट्वाइस एंड आल्सो कंटेन विद इन ट्वाइस सफाइस, है ना। मतलब आइस के साथ में तुकबंदी होती है, ट्वाइस सफाइस एटसेट्रा एटसेट्रा। चलो राइम स्कीम तो हो गई, ए बी सी और बी सी बी, है ना। अब इसकी देखो, इसमें फिगर ऑफ स्पीच, एजोनेंस क्या है, रिपीटेशन किनका, वोवल साउंड्स का, है ना। सेम लाइन में, एक ही लाइन में वोवल साउंड का रिपीटेशन है, एज सच लॉन्ग साउंड ओ आई, जैसे देखो कि हमने उसमें पहले वाली पोइम में भी पढ़ा था, ये जो 10th क्लास के हमने डिस्कस की थी बेस्ट ऑफ स्नो में भी, कि है ना, एज लॉन्ग साउंड ऑफ ओ, जैसे ओ साउंड इसमें, आई होल्ड, दोज, फेवर, तो ये इस लाइन में जो लिटरेरी डिवाइस यूज की गई है वो है एजोनेंस। फिर है बेटा एलिट्रेशन, बिल्कुल एलिट्रेशन सीधी सीधी चीज है, द रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट, साउंड का बार बार आवर्ती, उनकी बार बार आवर्ती हो जाना ही क्या है, वो है एलिट्रेशन। लाइन सच एज द साउंड ऑफ, देखो इसमें आगे जाके देखो, एफ आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, एफ ये दो बार आ रहा है ना, पुनरावृत्ति हो रही है एफ की इसी लाइन में बार बार, तो इसमें ये एलिट्रेशन है। उसके बाद में हमने इमेजरी इज यूज्ड टू मेक रीडर्स परसीव थिंग्स इन्वॉल्विंग देयर 5 सेंसेज। इमेजरी का प्रयोग कवि इसलिए करता है कि जैसे कविता को पढ़ता है ना कौन, पाठक, तो उसको लगता है कि उसकी 5 ज्ञानेंद्रियां, जो उसके 500 सेंसेज है ना, वो उसी में इन्वॉल्व हो जाए, कि जैसे वो स्वयं देख रहा है या स्वयं ऐसा कुछ उसके साथ घटित हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल सम का मतलब सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, तो इमेजरी है, सम यानी कोई कहता, कोई का मतलब हम कहते हैं, ठीक है ना, उसने हमको शामिल किया ना, दिस इज द इमेजरी। उसके बाद में सिंबोलिज्म है ना, जो सिंबल सिग्निफाई आइडियाज एंड क्वालिटीज, किसी आइडिया और क्वालिटी को जो सिग्निफाई करे वो सिंबोलिज्म होता है। हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा पढ़ लेते हैं। सिंबॉलिक मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम देयर लिटरल मीनिंग्स, ठीक है ना, उनके जो मीनिंग है ना उनसे अलग मीनिंग होते हैं। जैसे फायर का मीनिंग तो आग है, लेकिन यहाँ वो किसकी सिंबल, डिजायर की, इच्छाओं की। वैसे आइस का मीनिंग तो क्या होता है, बर्फ होती है, लेकिन यहाँ पे वो किसकी सिंबल है, हेट्रेड की, ठीक है ना, तो इसलिए ये सिंबोलिज्म है। सिमिलरली ग्रीन है ना, जैसे ग्रीन एंड गोल्ड आर द सिंबल ऑफ ब्यूटी, जैसे ग्रीन एंड गोल्ड ये एग्जांपल है, जैसे ये ब्यूटी के सिंबल है ना, वैसे ही। अब इसमें है बेटा अगला जो एनाफोरा जो फिगर ऑफ स्पीच है, एनाफोरा, इट रेफर्स टू ए रिपीटेशन ऑफ वर्ड और एक्सप्रेशन इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ सम वर्सेज। फॉर एग्जाम्पल देखो इसमें क्या होता है कि पहली लाइन का रिपीटेशन होता है, रिपीटेशन ऑफ ए वर्ड और एक्सप्रेशन, कोई शब्द या किसी एक्सप्रेशन का, है ना, रिपीटेशन हो, जैसे रिपीटेशन हुआ सम से, देखो पहली लाइन क्या है, पहली लाइन है सम से, और उसके बाद में उसका दोबारा रिपीटेशन हुआ सेकंड लाइन में सम से। तो ये जो टेक्निक है ना लिटरेचर की, ये एनाफोरा कहलाती है। क्या कहलाती है, एनाफोरा कहलाती है। उसके बाद में पर्सोनिफिकेशन तो है ही, मानवीकरण, किसी चीज का मानवीकरण कर दिया जाए, कोई डेड थिंग, मतलब जिसमें जीवन नहीं हो रहे, नॉन लाइव चीजें हैं, वो उनको हम इस तरीके से यूज में ले, जैसे वो कोई आदमी हो, जैसे मैं कहूँ कि ये पेन है ना, ये पेन मुझे कहता है कि उठा और मेरे को लिख, तो पेन थोड़ी कहेगा यार, लेकिन पेन का मानवीकरण कर दिया, ठीक है ना। इज गिव ह्यूमन क्वालिटीज, उसको ह्यूमन क्वालिटीज दे दे। टू इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स, है ना, किसी ऑब्जेक्ट को इनएनिमेट करने के लिए। इन दिस पोएम फायर एंड आइस, इसमें देखो फायर और आइस आर केपेबल टू डिस्ट्रक्शन। ये फायर और आइस दोनों क्या है, इस संसार को नाश करने के लिए कैपेबल है, मतलब इनमें इतनी योग्यता है कि दोनों नाश कर सकती है संसार का। इसका मतलब ये तो फायर और आइस है जो, ये तो जीवित चीजें हो गई नाश, क्यों, तो इसलिए इन दोनों का ये इसमें
पर्सनिफिकेशन किया गया है। देयरफॉर द पोइट पर्सनिफाइज फायर एंड आइस बाय गिविंग देम माइंड विद कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग ऑलमोस्ट थिंग्स। मतलब पोइट यहाँ पे पर्सोनिफाई करता है फायर और आइस को, ये उनको क्या देता है, माइंड देता है, विच इज केपेबल, ये दोनों क्या है, केपेबल है, योग्य है, क्या करने के लिए, डिस्ट्रॉय के लिए, नाश करने के लिए, किसका, किसी भी चीज का नाश करने के लिए। फिर जो पिछली कविता में हमने पढ़ा था 10 ऑप्शनों में, एंजाममेंट, ठीक है ना। एंजाममेंट तुम जानते ही हो कि ये क्या होता है, कोई भी क्लोज, कोई भी थॉट, कोई भी एक्सप्रेशन डज नॉट कम टू एन एंड एट ए लाइन ब्रेक, मतलब उसमें जिसमें पंक्चुएशन नहीं हो रहे, हमने पिछली बार कहा था ना, जैसे कोई कोई विचार यहाँ से चलता है और फिर उसमें कोई पंक्चुएशन नहीं है, चलता रहे चलता रहे चलता रहे, मान लो, तो वो एंजाममेंट होता है। जैसे इसमें देखो, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मतलब यहाँ से शुरू लाइन होती है जिसमें कहीं कोई पंक्चुएशन नहीं है यहाँ तक, तो ये एक लाइन दूसरी लाइन में पहुंच गई ना, इस प्रक्रिया को एंजाममेंट कहते हैं। मैं समझता हूँ आपके कविता समझ में आई होगी, क्वेश्चन भी समझ में आएंगे, और आप, थैंक यू। आप कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।